जो है जितना मिलना चाहिए तब मिल नहीं रहा केंद्र से। वो 2011 का जो घटना है उसको आधार बना के उन्होंने 69% गांव में और 53% शहरों के लिए कर रखा है। हमने फैसला किया कि जो अभी स्थिति इतनी नाजुक है लोगों की और पहुंचने पावर बनी रहे उनकी, इसीलिए हमने आपको कई बार बता चुका हूं, मैं कई कदम उठाए पेंशन वालों के लिए। 2 पेंशन को मिल चुकी है एक साथ में 5-6 दिन के गैप में, और एक पेंशन भी हम जो है वो भी अगले 10-15 दिन दे देंगे उनको, तो 3 पेंशन हो जाएगी, उनका काम चलेगा। और इसी रूप में हम लोगों ने जो मजदूर लोग हैं बीपीएल, स्टेट बीपीएल और अंत्योदय वाले और असहाय लोग डेस्टिट्यूट, इनके 2500 रुपये मैंने पहले कहा आपको उनके खाते में डाले हैं, कैश दिए हम लोगों ने। और अब उनका सर्वे करवा लिया पूरे राजस्थान का कि कौन कौन डेस्टिट्यूट है जो श्रेणी में आते हैं, जिससे कि आगे भी इमदाद की बात होगी तो आसानी से उन तक इमदाद पहुंच पाएगी। अभी हमने फैसला किया कि कम से कम मई महीने के अंदर भारत सरकार एग्री नहीं कर रही है देने के लिए, लोग बराबर उनको पत्र लिख रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। अभी बीसी होगी 27 तारीख तो मैं इस मामले को उठाऊंगा, मजदूरों के मामले को भी, उनको अविलंब रवाना करना चाहिए, बाहर के लोगों को भी, और राजनीतिक प्रवासियों को अविलंब यहाँ आने की छूट देनी चाहिए। ये हमारा 27 तारीख का एजेंडा होगा हमारी तरफ से। उसमें मुख्य बात होगी प्रवासी राजस्थानियों की और मजदूरों के आने जाने की बात भी होगी। इसलिए हमने तय किया है कि भारत सरकार दे नहीं रही है तो हम मार्केट प्राइस से गेहूं खरीद करके पूरे 5 करोड़ लोगों को फ्री निःशुल्क गेहूं मिलेगा, 10 किलो गेहूं उनको मिलेगा जो वंचित रह रहे थे बार बार। ये सब मिला के मैं समझता हूँ करीब 7 लाख के आसपास होंगे डेस्टिट्यूट मिला करके। तो बाजार से गेहूं एफसी गोदाम में जो रेट तय करवाई है भारत सरकार से 22 रुपए 21 रुपए, पहले 23 था, अब 21 रुपए 21 रुपए किलो गेहूं खरीद करके वो गेहूं बांटा जाएगा इन लोगों के अंदर जो वंचित रहते बार बार, नाम होने के बावजूद भी। या नाम लिखाने की कोशिश करते हैं तो इसलिए नहीं लिखे जाते हैं कि पहले जो नाम लिखे गए उनको ही नहीं मिल पा रहा है, इनको कैसे मिलेगा। उसके लिए हम निर्देश दिए कि आप एक बार जांच कर लीजिए, उनकी जो एलिजिबल है उनको नाम जोड़े, उनका नाम भी। तो ये बाजार की प्राइस से खरीद करके इनको बाकी लोगों की तरह निःशुल्क गेहूं मिलेगा, ये सरकार ने तय किया। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं सीधा ही सभी का स्वागत करते हुए राकेश गोस्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि अपना प्रश्न रखें। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा सवाल ये है कि राजस्थान में जितनी भी पीसीआर टेस्टिंग की फैसिलिटीज हैं उसमें सिर्फ एसएमएस हॉस्पिटल है जहां पर आरएनए एक्सट्रैक्शन ऑटोमेटिक मशीन से हो रहा है, और वहां भी किट्स आपके पास खत्म हो गई हैं जिसके 1.5 लाख किट्स का ऑर्डर दिया गया है यूएस कंपनी से। तो वो कंपनीज वही हैं जो पूरे वर्ल्ड में सप्लाई कर रही हैं, तो क्या वो समय पे अपने पास वो किट्स आ पाएंगी? क्या वो समय पे किट्स राजस्थान को मिल पाएंगी, और अगर नहीं मिल पाएंगी तो फिर कैसे? क्योंकि कल रात तक भी पेंडेंसी 5000 सैंपल्स की थी, कैसे हम जो पीसीआर टेस्ट हैं वो भी कैसे कर पाएंगे अगर वो किट्स सामने नहीं आएंगे? देखिए, इनके लिए पैसे पहले से ही 4 अलग अलग कंपनियों को ऑर्डर दिए हुए हैं, जिसमें यूएस की कंपनी है, फ्रांस की है, जर्मनी की है, और उम्मीद करते हैं चरणबद्ध रूप से उनकी सप्लाई भी होगी। परंतु ये जो आप जिसका बात कर रहे हैं आरएनए की, ये इम्पोर्टेंट किट है, इसके बगैर जांच नहीं हो सकती पीसीआर की।
इसलिए पूरी दुनिया के अंदर इसी किट की मांग है, दुनिया के मुल्कों के अंदर। मैं बार बार कहना चाहूंगा, मैंने प्रधानमंत्री को जो रचनात्मक सलाह दी थी उनको, मैंने 20 दिन पहले पहली बार जब इश्यू हुई तब आप सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट करें तमाम मेडिकल का, एसेंशियल गुड्स के। जो पूरा मुल्क लॉकडाउन में है, तो अगर आप सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट करेंगे तो राज्यों को कोई टेस्ट के किट के लिए या वेंटिलेटर के लिए या पीपीई के लिए खुद को नहीं भागने पड़ेंगे, कंपटीशन नहीं होगा, और कहाँ अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे, कोरिया में या चाइना में या और किसी मुल्क में, आराम से उनके माध्यम से प्रोक्योरमेंट होके फिर वो जिन राज्यों में जहाँ जैसी प्रॉब्लम होती, संख्या होती कोरोना पॉजिटिव की, उन ढंग से वो सप्लाई करते। तो मेरे ख्याल से जो ये रैपिड टेस्ट वाली प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम नहीं आती। इसी रूप में आप इसको देखिएगा कि इस पे अभी 1600 किट उपलब्ध है और 4000 1-2 दिन में पहुंच रहे हैं, और बाकी 24 तारीख के बाद आएंगे। ये हमने शेड्यूल बना रखा है और उसी रूप में हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। नेक्स्ट मनोज माथुर जी से अनुरोध है कि अपना प्रश्न रखें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो एमएलए लेड फंड है, इसको लेके आपने कल काफी कुछ बता दिया था, लेकिन मैंने जो आंकड़े अभी साइट से निकाले उसके अंदर ये लगा कि जो अधिकांश बीजेपी विधायक हैं उनमें से 35% ने ही 50 लाख से ज्यादा का अपना मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा दिया है। अन्यथा वो पार्टी जो पॉलिटिक्स हावी हो रही है उससे निपटने के लिए सरकारी क्या तैयारियां हैं? एमएलए अभी तक अपना पूरा फंड पूरी ताकत के साथ राहत कोष को अपना नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उससे कैसे निपटेंगे? देखिए, मैंने सलाह दे रखी है एमएलए को, और सलाह ये है, ये डिस्क्रिशनरी फंड है। जब चाहे एमएलए जैसी स्थिति दिखे वो उनके क्षेत्र के लिए होती है, अपनी सुविधा से खर्च करें। अभी जब एक बार समाज आगे आ रहा है, भामाश आगे आ रहे हैं, शिवजी संस्थाएं आगे आई है, और मैं समझता हूँ कि जो हमारी परंपरा राजस्थान की है उसको निभाया उन्होंने। उसी रूप में सब कुछ व्यवस्था हो रही है, खाने पीने की हो रही है, सूखे राशन की हो रही, सब कुछ कर रहे हैं वो लोग। और जहाँ जरूरत है वहाँ एमएलए दे रहा है, चाहे कोई इक्विपमेंट की बात है या और किसी की मांग जिला कलेक्टर करते हैं, वो मना नहीं करते हैं। तो ये उनका खुद डिस्क्रिशनरी फंड है। मैं समझता हूँ एक बार हमने जब कह दिया है कि इस साल का और अगले साल का राजस्थान में हेल्थ में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, उस पर पहले जाना चाहिए। वो प्रक्रिया चल रही है, जल्दी फैसला होते मैं आपको इतला कर दूंगा। कमेटी बनाई चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, वो सबसे बातचीत कर रही है और वो रिकमेंडेशन देगी। उसके बाद में हम फैसला करेंगे किस रूप में पैसा गाइडलाइन के अनुसार खर्च हो, जिससे हमारे हेल्थ सर्विसेज की स्थिति मजबूत हो सके गांवों तक में भी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद मनोज जी। मैं धर्मेश भारती दूरदर्शन से अनुरोध करूंगा अपनी बात रखें। माइक ऑन कर लीजिए धर्मेश जी, माइक ऑन कर लीजिए। हेलो सर, नमस्कार। 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 मेरा प्रश्न यह है कि जो मॉडिफाइड लॉकडाउन आपने किया है उसमें व्यापारी हैं और जो मजदूर हैं, क्या दिक्कत वो महसूस कर रहे हैं और उसमें और बेटर किया जा सकता है? इसको लेके कोई असेसमेंट या इसको लेके कोई किसी प्रकार की जानकारी सरकार अपनी तरफ से प्राप्त करने की कोशिश कर रही है? क्या कर रही है? मॉडिफाइड लॉकडाउन व्यापारी दिक्कत आ रही है? व्यापारी अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इक्का दुक्का कोई दिक्कत है तो जिला प्रशासन को इतला कर देते हैं। मोटे रूप में बहुत संतुष्ट लोग हैं और काफी बड़ी तादाद में इकाइयां खुल रही है। जितनी अपेक्षा थी उससे ज्यादा इकाइयां खुल रही है और जिलों में बड़ी बड़ी इकाई लगी हुई है, वो खुलने लग गई है। ये शुभ संकेत है और जो सरकार उम्मीद कर रही थी, अपेक्षा कर रही थी, उससे ज्यादा अच्छे ढंग से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो रहा है। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं विनोद मित्तल जी दैनिक भास्कर से अनुरोध करता हूं कि अपनी बात रखें।
सर नमस्कार। नमस्कार सर, जयपुर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यह परकोटे की दीवार को लांघकर अब जयपुर के अलग अलग हिस्सों में फैल रहा है। इससे सभी की चिंताएं बढ़ती जा रही है। इसे कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कोई अलग से प्लानिंग कर रही है? देखिए, एक बात तो सबको दिमाग में रखनी चाहिए पूरे प्रदेश के अंदर कि जब कोरोना ने धमकी दे दी है, चैलेंज कर दिया है मानवता को पूरे विश्व के अंदर, दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां जो विकसित राष्ट्र के रूप में भी है वो हिल चुकी है, हिल रही है। उसके अंदर हिंदुस्तान के अंदर सब राज्य सरकार अपना अपना काम कर रही है और सबकी प्रायोरिटी है कि जिंदगी बचे आदमी की। उसके अंदर कुछ लोग ऐसे जो गलतफहमी पैदा करते रहते हैं, अफवाहें चलाते रहते हैं। आम जनता को उससे बचना चाहिए। जब जिंदगी खुद ही दांव पे लगी हुई है तो क्या तो हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सवाल तो जिंदगी बचाने का है। लोगों को गलतफहमी होती है आपकी मुस्लिम एरिया में ज्यादा केसेज आ गए हैं और वहां पे कर्फ्यू में पूरी तरह उसको पाबंदी किया गया है, लोग फिर रहे हैं, कुछ अफवाहें चलती रहती है। ये अफवाह खाली जयपुर की बात नहीं कर रहा हूं, आपको पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं। इन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। सरकार का एक ही मकसद है जीवन कैसे बचे, और जब मॉडल हमने खुद ने बनाया है भीलवाड़ा का, जिसमें उसका नाम यही है किस प्रकार हम लोग रूथलेसली एक्ट करें। जो पूरा मॉडल आपका पूरी देश में, पूरी दुनिया में वो विख्यात हुआ है इसी नाम से, रूथलेस कंटेनमेंट। तो क्या कोई सरकार अफोर्ड कर सकती है कि आप किसी को कोई धर्म के नाम पे छूट दे दो कि खुश करने के लिए? ऐसे ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर कौम के लिए छूट दे रखी है सरकार ने मुसलमान लोगों को, और वो फैला रहे हैं, कोरोना फैला रहे हैं। इससे घटिया बातें कुछ हो नहीं सकती। हमने डीजी पुलिस को निर्देश दे रखे हैं कि सामने कोई भी आए, किसी धर्म का हो, जाति का हो, वर्ग का हो, अगर वो कर्फ्यू तोड़ता है, नियमों की पालना नहीं करता है, तो सबके साथ में एक सा व्यवहार होना चाहिए। ये भावना नहीं रखेंगे तो हम कभी भी जीवन नहीं बचा पाएंगे। हमारा सरकार का मकसद है राजस्थान में लोगों का जीवन बचे और पहले की तरह जिंदगी वापस शुरू हो, जैसा कि वुहान में हुआ है, चाइना में, जहां पर 80 दिन का, लगभग 79 डेज का लॉकडाउन रहा था वहां पर। ये नहीं बोलना चाहिए 79 डेज का मतलब 2.5 महीने से ज्यादा। अब समझ गए? समझे नहीं समझे आप? अभी 3 तारीख है, पता नहीं और आगे बढ़ सकता है ये। वहां नॉर्मल जिंदगी, मॉल, सिनेमा हॉल, थिएटर सब खुलने लग गए वुहान के अंदर, चाइना में। पर 79 दिन की तपस्या की उन लोगों ने। तो ये जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा दुनिया में क्या हो रहा है उसको जरा ध्यान दें। जिंदगी भर अफवाह फैलाई उन लोगों ने, कृपा करके अभी जीवन दांव पे लगा हुआ है, अभी वो बाज आए अफवाह फैलाने से। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम कोई मायने नहीं रखता, हमारे मायने रखता है इंसान जो है वो बचना चाहिए, जिंदगी बचनी चाहिए बस। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं अब पत्रिका से समीर शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि अपना प्रश्न रखें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप राहत पैकेज के लिए पीएम साहब को भी बता चुके हैं और श्रमिकों की और प्रवासी राजस्थानियों की समस्या भी आप अमित शाह जी से भी कह चुके हैं और अभी तक जवाब नहीं आया। तो क्या सर ये रवैया केंद्र सरकार का आपकी नजर में उचित है और क्या ये भेदभाव की राजनीति मानते हैं आप इसको? देखिए, पूरे राष्ट्रव्यापी ये समस्या है, उचित रूप में हमने उसको उठाया है और मैं उम्मीद करता हूं, अभी भी मेरे को उम्मीद है कि ये संकट अवश्य फीडबैक दे रहा होगा केंद्र को भी, राज्यों की तरह, क्योंकि श्रमिकों की समस्या अपना बड़ी समस्या बन गई है।
हमने भी अपने तरीके से कमी नहीं रखी है। अभी 27 तारीख को बीसी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ उसके पहले फैसला हो जाएगा, वरना 27 तारीख को और हम इसको प्रमुखता से उठाएंगे कि कैसे मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं या कोई नौकरी करते हैं दुकानों पर या दुकानों के मालिक हैं साउथ के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, कैसे आना चाहिए उसको छूट मिले, ये हमारा मुख्य एजेंडा होगा इकोनॉमिक एजेंडे के साथ में। इसलिए आप निश्चिंत रहें कि इसमें कोई भी फैसला जरूर होगा, हमें निराश नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। मैं ना जैसे तो खास खबर में आप सभी का स्वागत है। आज ठीक 1 महीना हो चुका है राजस्थान में लॉकडाउन को। सभी के सवाल ये कि लॉकडाउन कितना बढ़ेगा, 3 तारीख के बाद क्या होगा, समीक्षा भी इसकी की जा रही है। इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीसी भी चल रही है, उसमें भी ये बात की जा रही है। बात करेंगे इस 1 महीने के विश्लेषण की, इसका एनालिसिस क्या कुछ कहता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ चिकित्सक एस अग्रवाल जी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। व्यापारी वर्ग की तरफ से अजय अग्रवाल जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं, और ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैनी साहब, सबसे पहले आपसे इस बात को करना जरूरी हो जाता है क्योंकि जब समीक्षा हम करने बैठते हैं तो हम सारे आंकड़ों को साथ में लेकर आते हैं, इस तरह के हालात को सामने लेकर आते हैं, तर्क जितने दिए गए इस लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर, लोगों की समस्याएं जो सामने आई, इस 1 महीने का एनालिसिस आपका क्या कुछ कहता है? देखिए, राजस्थान ने सबसे पहले पहल की लॉकडाउन करने की, और इस त्रासदी को समझा कि किस तरीके से पूरी दुनिया में कोरोना का कहर है, इससे कैसे निपटा जाए, इसके बारे में राजस्थान ने पहले सोचा, और ये पहला राज्य, इसका हमें गर्व होना चाहिए। साथ साथ में जिस तरीके से लोगों ने इसको बर्दाश्त किया, जो कि बहुत मुश्किल है, अचानक आपके साथ में ये सब दिक्कतें सामने आ जाए और उसको आप सहज रूप से बर्दाश्त कर लें, ये राजस्थान के लोगों ने फिर दूसरी बार वो किया। और तीसरा ये कि जो इसके मुकाबले के लिए जो होना चाहिए था, टेस्ट वगैरह सारा सिलसिला, वो भी जिस तरीके से प्रारंभ हुआ और उसमें जो केंद्र सरकार के साथ में सहयोग मिलना चाहिए, वो उसमें जो भी अड़चनें रही हैं, क्योंकि ये तो पता था नहीं कि अचानक ऐसा कुछ हो जाएगा। इसका वैसे तो दुनिया में तो मेरा ख्याल है कि जनवरी के महीने से ही सारा सिलसिला देखा जाने लगा था, और उसका अंदाजा लगा करके लोगों ने अपने मतलब सारा इंतजाम किया था कि कैसे सामना किया जाएगा। छोटे छोटे राष्ट्र जैसे कोरिया है या वियतनाम है या सिंगापुर है, इन लोगों ने ही अपना इंतजाम कर लिया था। लेकिन हेलो जी सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बताएं सर। आवाज आ रही है ना मेरी? बिल्कुल आ रही है सर आपकी बात। जी हाँ, तो ऐसे में राजस्थान का अपना एक वो सिलसिला रहा, वो बड़ा बेहतर रहा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक चीज जो बुनियादी रूप से सोचा जाना चाहिए वो ये कि राज्य का और केंद्र का जो समन्वय है वो स्थापित नहीं हुआ। जी, अगर वो स्थापित हो जाता तो देश में जो अभी जो एक टेंशन सा नजर आता है बंगाल से या राजस्थान के साथ में दूसरे और राज्य केरल से, ये सब टेंशंस नहीं होते। और मेरा ख्याल है कि
ओम जी आपको बीच में रोकना चाहूंगा, एक केंद्र के नेतृत्व में इन सब चीजों का एक निराकरण सलीके से हो सकता था। जी ओम जी आपको बीच में रोकना चाहूंगा। अभी हम एक बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो वीसी कर रहे हैं पत्रकारों के साथ, कैसे रहे जी उस वीसी का रुख करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी कर रहे हैं, उसके बाद हम इस चर्चा में जुड़ेंगे। और उस वीसी में जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी भी हैं, और उनसे जो सवाल किए जा रहे हैं, आज जो ज्यादातर सवाल आ रहे हैं, वो जो सवाल आ रहे हैं उनमें ज्यादातर सवालों की अगर हम बात करें तो अब लॉकडाउन को लेकर किस तरह की समीक्षा की जा रही है, क्या कुछ नए हालात पैदा होंगे और इस समीक्षा में क्या जरूरतें महसूस की जा रही हैं, उन जरूरतों की तरफ भी हम ध्यान देंगे। आपको बता दें कि राजस्थान में लॉकडाउन को लगे ठीक 1 महीना आज हो चुका है, और इस बीच पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन सवालों का जवाब देते हुए बता रहे हैं कि यह बड़ा कठिन दौर रहा है। उद्योग वर्ग की जो समस्याएं सामने आई हैं उसमें कोशिश यह की गई थी कि किसी भी तरह से उद्योग वर्ग को परेशानी न हो। जो अर्थव्यवस्था हमारी इस वक्त डगमगाई हुई है, उस अर्थव्यवस्था के डगमगाने को रोका जा सके, वापस तेजी से हम पटरी पर आ जाएं। इसके अलावा जो हालात पैदा हुए हैं उन हालात में को लेकर एक सवाल यह भी था कि उद्योग जगत अब यह जानना चाहता है कि इसमें किस तरह की ढील मिलेगी, क्योंकि कई तरह की शर्तें, कई तरह की पाबंदियों के साथ उद्योग धंधों को वापस खोलने की अनुमति दी गई है। 22 मार्च को राजस्थान में लॉकडाउन लगाया गया था और आज 22 अप्रैल को इसका ठीक 1 महीना हो गया। सीधा आपको लिए चलते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीसी में, जहां पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बैंकों के लोन चढ़े हुए हैं, मुसीबत में है, वो देने थे आनाकानी कर रहे हैं या दे नहीं पा रहे हैं, तो कोई ऐसी स्कीम बननी चाहिए भारत सरकार की, कोई पैकेज लाना चाहिए जिससे कि मजदूर, जिसके लिए सबने, भारत सरकार हो या राज्य सरकारें हो, सबने एक स्वर में कहा था कि मजदूर की कोई गलती नहीं है, मजबूरी में उसको घर बैठना पड़ा है, तो जो आदमी जहाँ काम कर रहा है, नौकर है या मजदूर है या कोई लगा हुआ है काम में, उसकी जिम्मेवारी बनती है दुकानदार की या इंडस्ट्रियलिस्ट की, वो उसको निकाले नहीं, रोजगार दे। इवन किराए के मकान में निकालने का गाइडलाइन आई हुई है। तो जब इतना हमने फैसले किए हैं तो इसके लिए कोई पैकेज आना चाहिए, पर मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए, वरना अगर हमने नहीं संभाला, और भारत सरकार इन्वॉल्वमेंट कर रही मुख्यमंत्रियों की अच्छी बात है। पहले जब डिक्लेयर किया था लॉकडाउन रात को 8 बजे 4 घंटे के नोटिस पर, जबकि हवाई जहाज और रेलगाड़ियों को पहले आपने टाइम दिया था 5 दिन का, तब हवाई सेवाएं बंद हुई थी, तो कम से कम लोग आगे चले गए, दुनिया के मुल्कों से भी लोगों को लाया गया चार्टर प्लेन से। तो लॉकडाउन के वक्त में भी अगर समय मिलता सबको, 5 दिन पहले मोदी जी कहते कि 5 दिन के बाद में लॉकडाउन रहेगा देश, तो यार मजदूरों की समस्या नहीं आती, अन्य समस्या पैदा नहीं होती। कोरोना से तो एक मुसीबत है ही है, उससे तो मरने के बचाने के लिए आप हम सब लोग लगे हुए हैं, और अगर अर्थव्यवस्था बिगड़ गई पूरी तरह से, और अगर सोशल सिक्योरिटी नहीं मिली मजदूरों को, गरीब आदमियों को, डेस्टिट्यूट लोगों को, तो कई लोग भूख से मर सकते हैं। तो हमने ये तय किया कि भूख से कोई नहीं सोए, राजस्थान के अंदर भूखा कोई नहीं सोएगा। ये हमारी जो सबकी संकल्प शक्ति है, आप सबकी प्रदेशवासियों की, मैं समझता हूँ इतने दिन निकले हैं उसमें हम लोग कामयाब रहे। राजस्थान में आज ये शिकायत नहीं आ रही कोई किसी को खाना नहीं मिल रहा, इक्का दुक्का शिकायत हो सकती है, वो ठीक भी हो जाती है, पर ये अर्थव्यवस्था मजबूत होना भी बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं अब योगेंद्र शर्मा जी से अनुरोध करूंगा जन टीवी से अपना प्रश्न रखें। गुड इवनिंग सर। नमस्कार सर, मेरा सवाल काफी जवाब आपने वैसे इसका दे दिया जो मेरे से पहले सवाल था। सवाल ये है सर, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी, अभी आपने कहा कि उद्योग काफी संकट में है और
जो जॉब्स करते हैं लोग मिडिल क्लास में, उनके सामने एक बड़ा संकट आ सकता है कि वो क्या करेंगे, क्योंकि आपने संकेत दिया कि वुहान में 79 डेज में लॉकडाउन हटा 3 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करेगी और जिसकी संभावना है कि आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसी पोजीशन में कोई स्टेट गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बना रही है सर कि उन लोगों का पूरी सैलरी नहीं मिले, एटलीस्ट उनका घर का काम तो चल सके? ऐसे बहुत सारे लोग हैं और मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो प्रैक्टिकली लोगों के बीच से निकल के आ रही है। ठीक कह रहे हो, ये तो मैं कह रहा हूं आपको बार बार, राजस्थान सरकार ने जिस रूप में सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर कदम उठाए हैं, किसी वर्ग को नहीं छोड़ा राजस्थान के अंदर जो जिसकी परचेजिंग पावर खत्म हो रहा है और सरकार के साथ नहीं खड़ी मिले। इसीलिए आज राजस्थान में शांति है। 2500 रुपये अकाउंट में पहुंच गए लोगों के, या कैश मिल गए, पेंशन मिल गई 2 महीने की। इसके मतलब पति पत्नी अगर पेंशनदारी है तो एक एक घर में 1500 लगाए 4000 रुपये तक पहुंचे हैं। गेहूं फ्री मिल गया। तो जितनी स्कीमें लागू की राजस्थान के अंदर उसका बड़ा इम्पैक्ट है। और फिर जो भामाशाह और जो लोग आए हैं सामने, वो भी मैं समझता हूँ कि तारीफ के काबिल है। सब लोगों ने मिलकर ही इस दुख की घड़ी में, संकटी घड़ी में साथ निभाया है। आगे मैं बार बार जो कह रहा हूँ आपको कि भारत सरकार को पैकेज देने पड़ेंगे, बड़े पैकेज, जैसे कि मैंने कल कहा आपको, दुनिया के सब विकसित राष्ट्रों ने घोषित कर दिए हैं। हमारे मुल्क में अभी 1.7 करोड़ का पैकेज, लाख करोड़ के पैकेज घोषित हुआ है, जो मैं समझता हूं कि 1% बहुत कम है। तो इसमें आगे आना पड़ेगा, जिसमें तमाम, चाहे वो अगर इंडस्ट्री डूब गया, मान लीजिए व्यापार डूब गया, तो रेवेन्यू कहां जाएगी आपके? तो हर व्यक्ति के लिए, हर संस्था के लिए, या कहना चाहिए हर कैटेगरी के लिए आपको पैकेज देने पड़ेंगे। इंडस्ट्री जिंदा रहना जरूरी है, तभी तो आपको वापस रेवेन्यू देगी टैक्स के रूप में। तो पूरा सर्कल बनाए रखना पड़ेगा हम लोगों को, तब जाकर के मजदूर का भी भला होगा, मालिक का भी भला होगा, दुकानदार का भी भला होगा और आम जनता का भला होगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सभी को इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अशोक गहलोत जवाब दे रहे थे मीडिया के सवालों का, कई तरह के सवाल जो जनता के बीच में से भी निकल कर आए। जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा ने सवाल पूछा कि जनता को ये बड़ा सवाल सामने उनके आ रहा है कि अब आने वाले दिन कैसे गुजरेंगे। तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि यही तैयारी प्रशासन की, सरकार के लोग भी अपने स्तर पर इसको लेकर तैयारी कर लें, बचत करें और जो भी कम खर्चे के साधन अपनाए जा सकते हैं उनका पालन करें। आपको बता दें कि आज राजस्थान में 22 तारीख को 1 महीना हो चुका है लॉकडाउन का। देश में 25 तारीख को लगा था, लेकिन इस 1 महीने के लॉकडाउन पर अगर एक नजर डालते हैं तो जो रिपोर्ट निकलकर सामने आती है, उसकी जो समीक्षा निकलकर सामने आती है, सबसे पहले वो आपको बताते हैं, फिर उसके बाद फिर से लौटेंगे हमारी चर्चा की तरफ। कोरोना काल में बिगड़ी तस्वीर। देश में 30 जनवरी को आया था पहला मामला, राजस्थान में 28 फरवरी को आया था पहला मामला। इटली में आए मेहमानों से आया था कोरोना। पहले पुरुष, उसके बाद उसकी पत्नी भी निकली पॉजिटिव। सरकार ने इसके बाद की जांचें शुरू। आखिरकार सरकार को करना पड़ा लॉकडाउन। भारत में जनवरी महीने में दस्तक देने के बाद राजस्थान में पहला मामला फरवरी महीने की 28 तारीख को आया। हालांकि इससे पहले भी सरकार सतर्क थी, लेकिन पॉजिटिव केस आने के बाद सरकार हरकत में आई और सख्ती की गई। एयरपोर्ट से लेकर कई जगह पर थर्मल स्क्रीनिंग की गई। पहला मामला राजस्थान में विदेशी मेहमानों के जरिए आया। इटली के पर्यटकों के साथ राजस्थान में कोरोना ने दस्तक दी। इस दौरान टीम ने उदयपुर, भीलवाड़ा और झुंझुनू का दौरा भी किया। इसके बाद पॉजिटिव केस आने शुरू हुए। मिड मार्च तक सरकार की चिंता बढ़ चुकी थी। केंद्र से लेकर राज्यों तक कोरोना की दस्तक अब दानव की शक्ल लेती जा रही थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मार्च को पहली बार कोरोना को लेकर जनता को संबोधित किया और देश में 22 जनवरी को एक दिन के जनता कर्फ्यू का ऐलान भी किया। लेकिन इस बीच राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी की गंभीरता को देखते हुए 22 मार्च से ही लॉकडाउन लागू कर दिया था, जिसमें गाड़ियों के पहिए रुक गए और मेट्रो के सफर के साथ उद्योग, कल कारखाने, स्कूल, कॉलेज यानी सब कुछ बंद हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को समझाने के लिए कोरोना वायरस के खतरे को इशारों में भी समझाया। 22 मार्च को राजस्थान सरकार ने किया लॉकडाउन। केंद्र ने देशव्यापी लॉकडाउन 25 मार्च से किया लागू। पहले हुए 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा।
21 मार्च तक राजस्थान में 25 थे पॉजिटिव मरीज। जयपुर, झुंझुनू, उदयपुर, भीलवाड़ा, सीकर, पाली में पहुंच चुका था कोरोना। जोधपुर, झालावाड़, बीकानेर से लिए जा चुके थे सैंपल। पूरे मार्च महीने में 93 थे कुल पॉजिटिव केस। इसमें से ईरान से आए 17 लोग भी थे शामिल। लेकिन अब कोरोना को बढ़ता देख मॉडिफाइड लॉकडाउन हो चुका है शुरू। लॉकडाउन की घोषणा के साथ सरकार को उम्मीद थी कि कोरोना से जल्द ही उनको निजात मिलेगी। आम लोगों को घरों में रहने की अपील की गई। सड़कों पर इस दौरान सन्नाटा भी पसरा रहा। इस बीच केंद्र ने 25 मार्च के लॉकडाउन के साथ रेलवे के भी पहिए थम चुके थे। लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान मोदी सरकार ने 2 बड़े कदम उठाए, जिसमें जनता की भागीदारी रही। पहले 22 मार्च को जनता ने शंख, थाली और तालियां बजाई। इसके बाद 9 अप्रैल को 9 बजे 9 मिनट के लिए लाइट बंद कर कैंडल, टॉर्च और दीपक जलवाए। इसमें जनता ने बड़े स्तर पर शामिल होकर एकता का संदेश भी दिया। लेकिन इस बीच कोरोना के कदम रुके नहीं और बढ़ते गए। पहले चरण के लॉकडाउन के खत्म होने से पहले ही केंद्र सरकार को लॉकडाउन 2 की घोषणा करनी पड़ी और लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया। राजस्थान में जहां मार्च महीने में कुल 93 नए पॉजिटिव केस आए, तो वहीं 21 मार्च तक ये आंकड़ा महज 25 ही था और अब ये आंकड़ा 1900 को पार कर चुका है। इस बीच गहलोत सरकार ने 20 अप्रैल से राहत देते हुए प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू किया, तो केंद्र ने भी कोरोना हॉटस्पॉट को छोड़कर दूसरी जगहों पर कुछ राहत दी। अब लॉकडाउन 2 को लागू हुए 1 सप्ताह से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन कोरोना का ग्राफ राजस्थान समेत देश भर में बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि लॉकडाउन होते हुए यदि कोरोना की ये रफ्तार है तो लॉकडाउन नहीं होता तो आज देश और राजस्थान के हालात क्या होते। साथ ही ये भी सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार कब तक सरकार लॉकडाउन लागू रखेगी। ऐसे में कोरोना की तेज रफ्तार और राजस्थान की बंद पड़ चुकी आर्थिक रफ्तार के बीच देखना होगा कि सरकार का अगला कदम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। के दौरान जो सवाल खड़े हो रखे हैं वो ये कि अब लॉकडाउन 3 तारीख के बाद क्या जारी रहेगा, क्या लॉकडाउन हटाया जाएगा। इन सभी सवालों के साथ हमारे साथ एक बार फिर चर्चा में जुड़ चुके हैं डॉक्टर SS अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अजय अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन दोनों से बातचीत करते हैं। ओम सैनी जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हैं उनके साथ भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, अभी तकनीकी खामी की वजह से उनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। अग्रवाल साहब, अगर हम पीपीई किट की जो कमी थी वो पूरी कर ली गई, वेंटिलेटर की जो कमी थी वो पूरी कर ली गई, उनकी बात करें, उसके अलावा रैपिड टेस्टिंग किट की बात करें तो ये भी कमी पूरी कर ली गई थी, लेकिन इसके जो परिणाम थे वो सही नहीं थे और इसकी वजह से इसको नकार दिया गया। ऐसे में इसकी संभावना इसलिए ज्यादा मानी जा रही थी कि इनसे जल्दी टेस्ट होंगे तो सही परिणाम सामने आएंगे, लेकिन इनसे नहीं हो पा रहे हैं। जो रेगुलर टेस्ट से उससे परिणाम सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्या वजह रही? क्या लोगों की लापरवाही इसको माना जाए या लॉकडाउन में प्रशासनिक जो पाबंदियां होनी चाहिए थी उनमें ढिलाई रखी गई, इसको कारण माना जाए? क्या वजह मानी जाए? देखिए, कोई भी एक कारण किसी के अंदर नहीं होता है। अपने को जो सबसे पहला अपने पास हथियार था कोरोना का संक्रमण का या इसको रोकने का, उसका सबसे पहला अपने पास हथियार था, वो था अपना लॉकडाउन। और उस लॉकडाउन को अपने को किस प्रकार से प्रभावी ढंग से पालना करवानी चाहिए थी और उसकी पालना ऐसे एरियो के अंदर, ऐसे क्षेत्रों में ज्यादा करवानी थी जहां की इससे संक्रमण हो चुका है और उसके साथ साथ उसी के अंदर हमको किस प्रकार से आगे की ट्रेसिंग करी जाए, यह सबसे ज्यादा अहम बात थी जिसके कारण कि हम कोरोना के संक्रमण को रोक सकते थे। उसके अंदर हमारी कहीं न कहीं, चाहे प्रशासन की हो या अपने स्वयं का इच्छा शक्ति हो, उसके अंदर कमी रही है, जिसके कारण हम उसके अंदर पार नहीं पा सके। क्योंकि कोरोना से जो लड़ाई है वो लड़ाई केवल एक फ्रंट पे नहीं है। सबसे बड़ा फ्रंट है, जो पहला फ्रंट है वो है कि इसको बढ़ने से रोका जाए।
टेस्ट के अंदर जो हम देखते हैं कि पूरे के पूरे विश्व के अंदर जो पॉजिटिव टेस्ट की जो इसकी रफ्तार थी वो भारतवर्ष के अंदर 24 के अंदर 1 थी। इसके कारण हम निश्चय ही जो टेस्ट कर रहे थे वो पॉलिसी बिल्कुल सही थी, लेकिन हमने उसके लिए अपनी पूरी की पूरी जो आवश्यकता थी और उनको हमको किस प्रकार से टेस्ट करके और उन जो किट थे उनको हम पूरे के पूरे वैलिडेशन करके हम यहाँ पर कर पाते, उसके अंदर भी कहीं न कहीं कमी रही है। और उस कमी के कारण जो रैपिड टेस्ट थे, जो कि एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं था, पहले से ही उसको 70% मानते थे, उसको जो गलत निकला, क्योंकि ये तो अच्छा रहा अपने लिए भी कि उसका पहले रोज ही अपन को पता पड़ गया कि इसके कारण जो पॉजिटिव हैं आरटीपीसीआर के अंदर वो नेगेटिव आ रहे हैं रैपिड टेस्ट के अंदर, और जो रैपिड टेस्ट के अंदर पॉजिटिव आ रहे हैं वो आरटीपीसीआर के अंदर नेगेटिव आ रहे हैं। उसकी जो गुणवत्ता थी वो केवल 5% ही रह गई। तो अपने को जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो आवश्यकता है अपने आप को लॉकडाउन के जो नियम कायदे कानून अपन ने बनाए हैं उनकी अपन सख्ती से पालना करवाएं, और पर्टिकुलरली उन एरिया को बहुत ही पूरी पालना करवानी चाहिए जहां की ये संक्रमित होके आए हैं। दूसरा, मास्क, पीपी किट, ये सब चीजें भी मैं आपको बता रहा हूं कि आवश्यक मात्रा के अंदर हो सकता है कि ये सरकार के अंदर पहुंच रही है, लेकिन आज जो बाजार के अंदर जो उपलब्ध है या उनकी जो रेटें हैं, क्योंकि मैं एक चिकित्सक हूं, अस्पताल भी चलाता हूं, मेरे को मालूम है कि ये बहुत ही एबनॉर्मल रेटों के अंदर ये बाजार के अंदर उपलब्ध है। जो नॉर्मल एक जो अस्पताल वाला है या जो अस्पताल वाले नर्सिंग होम वाले हैं वो इसके अंदर से लेके और एक कोरोना मरीज, एक जो सामान्य मरीज है उसके लिए भी वो इसका वहन नहीं कर सकते हैं, और अगर वहन करेंगे तो इसके लिए बहुत बड़ी उनको कीमत देनी पड़ेगी, जिसका की भार अल्टीमेटली कोरोना के अपने मरीज के ऊपर पड़ेगा। मेरा इसके अंदर राज्य सरकार को सुझाव है कि वह जो अपने क्वारंटाइन जो कर रही है उन क्वारंटाइन्स को इस प्रकार से करे कि वह दूर रहें। पूरे शहर के अंदर जो क्वारंटाइन कर रही है, क्वारंटाइन शहर के अंदर ही जो जगह ले रही है उन जगह को नहीं ले। इससे एक प्रकार से इस बीमारी का फैलने का चांसेस और ज्यादा बढ़ने के होंगे, क्योंकि लोग बाग उसके अंदर ज्यादा आने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अग्रवाल साहब, हम जो अपने पास जो अपने प्रशासन के अंदर जितना अपने पास है उसको अपन भली भांति रोक नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि हमको टेस्ट बिल्कुल अजय जी ज्यादा मात्रा में नहीं करने चाहिए कि आप एसिम्प्टोमेटिक ज्यादा निकल रहे हैं, और एसिम्प्टोमेटिक को अगर ज्यादा निकलेंगे तो हम उसको क्वारंटाइन भी नहीं कर पाएंगे और हमारे अंदर हर्ड इम्यूनिटी भी नहीं आ पाएगी। जी बिल्कुल, जो तैयारी है उसको थोड़ा एक अलग तरीके से सामने लेकर आना होगा। जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं वहां पर वो तरीके काम नहीं आएंगे जो कि सामान्य जगहों पर काम आते हैं। अजय अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, मॉडिफाइड लॉकडाउन में जो रियायत दी गई थी उसमें उद्योग जगत भी शामिल है। जैसे ही ये रियायत उनको दी गई, उद्योगों में थोड़ी सी रफ्तार पकड़नी शुरू की, लेकिन फिर भी कई ऐसी समस्याएं होंगी, कई ऐसे सवाल होंगे जो अभी भी आपके सामने खड़े होंगे। आज दूसरा दिन है मॉडिफाइड लॉकडाउन का, क्या समस्याएं आपको इन 2 दिनों में पता चली हैं जो कि आने वाले वक्त के लिए रियायत के तौर पर या छूट के तौर पर आपको सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए? देखिए, जो मॉडिफाइड लॉकडाउन चालू किया शुरुआती दौर में, जो भी मॉडिफाइड के अंदर इन्होंने जो कंडीशंस दी, वो कंडीशन एक जैसे लगता है स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए या एमएसएमई के लिए तो वो पूरा करना बड़ा मुश्किल सा है। पहली बात है, कोशिश करी जा रही है, क्योंकि उनके क्या होता है, जो मजदूर होते हैं या जो भी काम करने वाले कारीगर होते हैं वो उनके यहाँ पे रहने वाली उनकी बस्ती नहीं बनी हुई है या उनके प्रीमिसेस ऐसे बने हुए नहीं है कि जहाँ पे वो मजदूर रह सके। पहला तो सबसे पहला ही आता है।
दूसरा जो उसके अंदर कुछ इस तरह की कंडीशन लगा दी जिससे भय व्याप्त हो गया कि इंडस्ट्री चालू करने के लिए, कि अगर मैं इंडस्ट्री चालू करूंगा और अगर मेरे यहाँ पे कोरोना, जब मैं सब कुछ सारी चीजें चेक करूंगा, पूरे स्टैंडर्ड को मैं अप करता हूँ, फिर भी अगर कोई कोरोना का आदमी निकल गया या पॉजिटिव या उसके अंदर कोई ऐसी चीज आ गई, तो उसके ऊपर एक FIR दर्ज हो जाएगी। उससे क्या हो गया कि इंडस्ट्री के अंदर हो गया, तो ज्यादातर अगर कहें आप छोटी इंडस्ट्री कोई भी चालू नहीं हुई, बड़ी इंडस्ट्रियां जो बहुत ज्यादा इन सब चीजों को अपना सकती थी, उन लोगों ने इसको चालू करने की कोशिश करी। जयपुर जिला या जोधपुर जिला तो रेड एरिया में था, इसलिए वहां तो कोई इंडस्ट्री के अंदर वैसे चालू नहीं, पर जो ग्रामीण इलाकों में चालू होनी चाहिए थी, वहां पे भी अभी तक देखा जाए तो गतिविधियां चालू नहीं हो पाई हैं। यहाँ तक अपन कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का ये काम जो है ये थोड़ा सा गति पकड़ रहा है। मॉडिफाइड लॉकडाउन के अंदर आज हमारे पास कुछ और आए हैं जिसके अंदर दिशा निर्देश आए हैं कि सब अब आपको लोकल लेवल पे पहले सारे चेक करा दो, तो आपके पास हो सकता है जो आपके पास कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम हो जाएं। जहां तक सबसे बड़ा डर है कि ये कॉम्प्लिकेशन में जो कि इस तरह का कोई भी आदमी अपने यहाँ नहीं चाहेगा कि ऐसा कोई भी कोविड का या कोरोना का कोई भी उसके पास, ना तो वो आदमी को काम कराना चाहेगा, ना उसके यहाँ कोई वैसा काम चाहेगा कि जिससे कभी उसकी फैक्ट्री क्वारंटाइन में जाए। बट फिर भी उनके ऊपर जो FIR करने का या इस तरह के प्रावधान लगाए उससे बड़ा भय सा व्याप्त हुआ है, तो इंडस्ट्री अभी तक वो चालू करने के मूड में ही नहीं आए। तो ये अभी अगर मॉडिफाइड लॉकडाउन में देखा जाए तो एक पहली तौर के ऊपर राय आई है वो ये आई है। फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने सैनिटाइजेशन का जो चीजें स्टैंडर्डाइज हो सकती हैं वो अपने अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर अपने अपने प्रतिष्ठान में वो कराने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अभी जिसे कह सकते हैं पूर्ण रूप पे अभी तक कहीं पे भी सबने चालू करने का काम जिन जिनको अनुमति मिली है उन्होंने अभी नहीं किया चालू। जी, डॉक्टर अग्रवाल भी हमारे साथ अभी बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, समय बहुत कम है, मैं चाहता हूं कि अगले 5 मिनट में आप दोनों से 2-2 मिनट का एक जवाब ले लूं। जिस तरह की लापरवाहियां लोग सामने जो लोग कर रहे हैं, हम मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौर की बात करें, जैसे ही मॉडिफाइड लॉकडाउन खुला लोगों ने ये सोचा कि शायद उनके लिए भी छूट हो गई है। ये परेशानियां किस तरह से घातक हो सकती है, क्योंकि मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होते ही सबसे पहला झटका भीलवाड़ा को लगा, 4 कोरोना पॉजिटिव वहां पर आए, ऐसे जिलों को लगा जहां एक भी कोरोना पॉजिटिव सामने नहीं था। हो सकता है पहले के संक्रमण रहे हों, लेकिन ये जो लोगों की तरफ से लापरवाही है, अगर इसको बरकरार नहीं रखा गया, और जैसा मुख्यमंत्री ने कहा है कि 3 तारीख के बाद भी मास्क लगाना होगा, इस तरह की सावधानियां बरतना अब इस दौर में जो कि क्रूशियल दौर हो सकता है, कितना ज्यादा जरूरी हो सकता है? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो हमको सावधानियां हैं, ये सावधानियां हमको लंबे टाइम तक रखनी पड़ेंगी। ये सावधानियां ये विचार में नहीं रखना है कि केवल 3 तारीख तक के लिए है। सावधानियां अभी जो बताई गई हैं वो इसलिए बताई जा रही हैं और उनका रिहर्सल कराया जा रहा है कि हमको इनको आगे तक रखना पड़ेगा, और हो सकता है कि ये 6 महीने 12 महीने तक भी रखनी पड़े। पहली चीज। दूसरी चीज, हमको जो लॉकडाउन के अंदर है, चाहे भीलवाड़ा के अंदर निकले हों, तो ये नहीं है कि आज लॉकडाउन 20 तारीख को खुला है और 21 तारीख को ये निकल गए। ये निश्चित तौर से पहले से ही संक्रमित थे, इसलिए वो निकले हैं और वो वहीं रहते थे। ये तो है नहीं कि उनकी हिस्ट्री है कि कहीं बाहर से आए। तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि जो लॉकडाउन के अंदर जिस प्रकार से ये रोज अपनी नई नई गाइडलाइंस दे रहे हैं, चाहे मेडिकल के अंदर ही आप हैं कि अगर मान लो स्वास्थ्य कर्मी कोई पॉजिटिव निकल गया तो ये हेडलाइंस आ जाती हैं कि उनकी लापरवाही के कारण वो संक्रमित हो गया। ये कहां से बातचीत आ जाएगी? वो क्या उसने लापरवाही ऐसी कर ली जिसके कारण वो संक्रमित हो गया? दूसरे संक्रमित हो रहे हैं तो वो लापरवाही के कारण हो रहे हैं क्या? ये अपनी सारी उन्होंने सावधानियां बरती हैं, उसके बाद भी वो वहां पर काम कर रहे हैं, इसलिए संक्रमित हो गए। और उसके अंदर कहीं भी किसी भी तरीके से हो सकते हैं, जो काम करेगा वो संक्रमित होगा, जो काम नहीं करेगा वो संक्रमित नहीं होगा। ये एक स्पष्ट है। उसके अंदर अपन उसके मालिक को, उसके लोगों को, उसके अस्पताल वालों को, इनको सबको जो है उसके लिए अपन कर दें, बिल्कुल नहीं। हमको ये ध्यान करना पड़ेगा कि जो सावधानियां हैं जनता को अवेयर करना पड़ेगा कि एकदम से जो 3 तारीख के बाद में या अभी जो मॉडिफाइड लॉकडाउन है उसके अंदर बहुत स्पष्ट नीतियां बने, उसके अंदर लोगों को ये समझाया जाए कि ये खोल लोगे तो फूड सेल्स के अंदर खुला है तो उसके अंदर कोई आपको तकलीफ नहीं आएगी। जब ये आगे काम होएगा, बिल्कुल नहीं सब जगह तकलीफें बढ़ती चली जाएंगी। अजय जी, और हमारे मरीज भी बढ़ते चले जाएंगे। जी अजय जी,
एक मॉडिफाइड लॉकडाउन में जो नए नियमावली जारी हुई है उसको लेकर भी आप, जहां तक मुझे लगा कि आपकी तरफ से कुछ बात आप रखना चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी मुझे लगता है कि इस दौरान जो नुकसान हुआ है एमएसएमई या स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात करें या बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करें, उनको जरूरत महसूस होती है। क्या लगता है आपको, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें आपकी तरफ से क्या एनालिसिस कहता है, किस तरह की मदद, चाहे ब्याज के तौर पर या फिर किसी बिजली के बिल को लेकर या किसी भी कच्चे माल को लेकर, कौन सी छूट आपको लगता है कि जरूरत महसूस होती है ताकि 3 तारीख के बाद हालात इतने ज्यादा खराब ना हो जो कि सोचे जा रहे हैं? देखिए, इस सिलसिले में हम लोगों ने हमारे ट्रेड यूनिवर्सिटी की तरफ से 40 की तरफ से और दूसरे जो हमारे CII राजस्थान वगैरह जितने भी हमारे जो चैप्टर है उनकी तरफ से हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे रिप्रेजेंटेशन हमारे भेज दिए। इवन तो पूरे इंडिया से भी जो भी अपने आने चाहिए थे सारे उनके पास में पहुंच चुके हैं। हमको सेंटर से बहुत बड़े राहत पैकेज की उम्मीद थी। देखिए, कहीं पे भी किसी तरह से इकोनॉमी के लिए बूस्टअप के लिए अभी तक कोई राहत का पैकेज, एक RBI ने केवल एक लोन जारी करने के उनके अलावा और कोई ऐसा भी जारी नहीं हुआ। इंडस्ट्रीज को बहुत जरूरत है इस समय राहत के पैकेज के लिए। MSME को, व्यापार जगत को, छोटे उद्योग जगत को इतनी ज्यादा जरूरत है। हमने स्टेट से भी कहा है, जो बिजली के बिल हैं उनके अंदर फिक्स चार्ज करने के लिए उनके लिए भी कही है। जो अभी तक अपने को ब्याज की यहाँ पे मिलती थी 3 महीने के ब्याज की छूट, तो सबने मांगी है कि आज की तारीख में मुझे बताइए, ना तो किराया दे सकते, दुकानें बंद है, अपने फैक्ट्रियां बंद है, कर्मचारियों को किराया, हमारे को सैलरी देनी है, हमको हमारा किराया भी देना है, हमको ब्याज भी देना है, हमको सारी चीजें करनी है। देंगे कहाँ से? हमारा माल पड़ा हुआ है, हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं इसके लिए व्यापार जगत की तरफ से, व्यापार जगत से उम्मीदें सब तरह की सबकी रहती है। और अगर व्यापार जगत का जो चक्का जाम हुआ है इसका इफेक्ट आज नहीं, कल नहीं, परसों तक, लंबे समय तक आएगा। अभी जैसे डॉक्टर SS अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि अगर आज कोई भी आदमी जानबूझ के संक्रमित कोई क्यों होएगा, ना तो कोई होता है ना कोई करना चाहता है, तो आपको अपनी पॉलिसी इस तरह से बनानी पड़ेगी, उनको फ्रेंडली पॉलिसी बनानी पड़ेगी और उसके साथ में मिलकर आपको काम करना पड़ेगा। तो व्यापार जगत आपके साथ शुरू से खड़ा है, आगे तक खड़ा रहेगा, पर उनको जो इस समय जो जरूरत है वो संजीवनी देने की सरकारों को जरूरत है। बिल्कुल, आपने सही कहा, संजीवनी की जरूरत है। और एक तरह से जो देश का पहिया होता है, किसी भी राज्य का पहिया होता है, उसके लिए उद्योग बहुत बड़ी जरूरत होते हैं। अगर उद्योग धंधे चलते हैं तो लोगों को रोजगार मिलता है, अर्थव्यवस्था को एक गति मिलती है। आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और ये जरूरी हो जाता है कि सरकार अपने स्तर पर जो भी निर्णय ले सोच समझ कर ले, लोगों से चर्चा करने के बाद ले। कई निर्णय लिए गए हैं, कुछ और जरूरतें हैं जिनको महसूस किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जो जरूरत है वो महसूस की जा रही है जनता के सहयोग की, उनके योगदान की, क्योंकि लॉकडाउन खुला नहीं है, खुल जाएगा, उसके बाद भी बड़ी सावधानी लंबे समय तक आपको रखनी होगी। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।